हेलो एवरीवन। तो आज एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करते हैं, या सही कहें तो दो फिल्म्स की बात करते हैं जिनके बारे में आपका जान के दिमाग हिल जाएगा। सिर्फ स्टोरी की वजह से नहीं, बल्कि इस कॉन्सेप्ट की वजह से कि ये एग्जिस्ट भी करता है तो क्यों करता है। फनी गेम्स 1997 में माइकल हैनेके ने बनाई थी। ऑस्ट्रियन साइकोलॉजिकल हॉरर, क्रूशियल अक्लेम मिला इस फिल्म को। एंड ये फिल्म दोबारा माइकल हैनेके ने 2007 में बनाई। सेम टाइटल, सेम डायरेक्टर, सेम स्टोरी, सेम शॉट्स, प्रैक्टिकली सेम फिल्म। कोई सीक्वल नहीं, कोई रीबूट नहीं, कोई इंस्पायर्ड बाय वाली चीज़ नहीं, लिटरली वही फिल्म दोबारा से। क्यों? ये सवाल ही इस वीडियो का कोर है और आंसर काफ़ी फैसिनेटिंग है। रीमेक्स की एक बहुत बुरी रेपुटेशन है एंड जो मोस्टली वो डिज़र्व करते हैं। फॉर्मूला सिंपल है, एक पुराना हिट लो, नई कास्ट डालो, उसमें थोड़ा अपडेट करो एंड रिलीज़ कर दो एंड पैसे कमाओ। आर्टिस्टिक विजन बिल्कुल नहीं होता, ओरिजिनल काम की रिस्पेक्ट नहीं होती, सिर्फ एक फैमिलियर आईपी को मिल्क करने की बात है। एग्जाम्पल्स बहुत हैं। फोर्स मेजोर एक ब्रिलियंट स्वीडिश फिल्म थी, डार्क, शार्प, अनकंफर्टेबल। एक हस्बैंड डेंजर देख के अपनी फैमिली को छोड़ के भाग जाता है। ये मोमेंट, ये कावर्डिस का एक सेकेंड पूरी फिल्म में डायसेक्ट होता है। मैस्कुलिनिटी, ईगो, वल्नरेबिलिटी, सब कुछ। इसका अमेरिकन रीमेक बना डाउनहिल विल फरेल के साथ, और वो फिल्म बेसिकली सेम प्रेमिस लेके कम्प्लीटली न्यूटर कर देती है। ड्रामा भी नहीं है, कॉमेडी भी नहीं है, कंफ्यूज्ड पीस ऑफ एंटरटेनमेंट है। ये लॉस्ट इन ट्रांसलेशन प्रॉब्लम है रीमेक्स में। लेकिन कभी कभी डायरेक्टर्स खुद अपनी फिल्म दोबारा बनाते हैं और यहाँ इंटरेस्टिंग हो जाता है। जापानीज डायरेक्टर क्योशो कुरोसावा ने 1998 में सर्पेंट्स पाथ मूवी बनाई। टोक्यो में सेट एक फॉर्मर याकूजा और एक स्कूल टीचर अपनी मर्डर्ड बेटी का बदला लेते हैं। 2024 में 25 साल बाद कुरोसावा ने वही फिल्म पेरिस में रिलोकेट करके दोबारा बनाई। सेम कोर स्टोरी, लेकिन डिफरेंट सेटिंग ने डिफरेंट कल्चरल डायनेमिक्स लेके आए। कैरेक्टर्स का जेंडर डायनेमिक्स भी शिफ्ट हुआ। फ्रेंच कॉन्टेक्स्ट ने नया मीनिंग ऐड कर दिया फिल्म में। ये एक डायरेक्टर था जो खुद को रीमिक्स कर रहा था, ओरिजिनल से अलग, लेकिन ओरिजिनल के स्पिरिट को ऑनर करते हुए। हैनेके ने ये नहीं किया। बिफोर वी गो डीपर, स्टोरी क्या है? एक वेल्दी फैमिली, माँ, बाप और एक छोटा बेटा अपने समर होम जाते हैं रिलैक्सिंग वेकेशन के लिए। फिर दो पोलाइट यंग मैन आते हैं उनके घर टेनिस वाइट्स में एंड पूछते हैं क्या कुछ एग्स मिल सकते हैं उन्हें। और फिर स्लो, मेथोडिकल, ब्रूटल हॉरर शुरू होता है। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं, कोई जंप स्केयर्स नहीं, कोई स्टाइलिश एडिटिंग नहीं। सिर्फ दो सेडिस्ट एक फैमिली को सिस्टमैटिकली टॉर्चर करते हैं रियल टाइम में, और कैमरा रिफ्यूज करता है लुक अवे करने से। ये कंफर्टेबल नहीं है, ये एंटरटेनिंग नहीं है, ये डेलिबरेटली पर्पसफुली अनप्लेजेंट है। अगर आपने फनी गेम्स देखी है तो आप जानते हो मैं किस सीन की बात कर रही हूँ। फिल्म में एक मोमेंट आता है जहाँ माँ, जो कम्प्लीटली हेल्पलेस थी, एक शॉटगन उठाती है और वो एक किलर को शूट कर देती है। ऑडियंस में वो फीलिंग आती है, हाँ फाइनली जस्टिस, कैथारसिस। ये मोमेंट वो है जहाँ हम हॉरर मूवीज़ देखते हैं एंड हमें लगता है कि विक्टिम फाइट बैक्स, तो अच्छा हुआ कि गुड विंस। लेकिन फिर सर्वाइविंग किलर एक रिमोट कंट्रोल उठाता है, फिल्म लिटरली रिवाइंड होती है, वो शॉटगन सीन इरेज हो जाता है जैसे कुछ ना हुआ हो, और फिल्म कंटिन्यू होती है जैसे कुछ नहीं हुआ। फैमिली हेल्पलेस है, किलर्स अभी भी कंट्रोल में हैं। ये मोमेंट, ये फोर्थ वॉल ब्रेक करना, ये सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं है, ये हैनेके का डायरेक्ट मैसेज है ऑडियंस को। तुम ये चाहते थे, तुम कैथारसिस चाहते थे, तुम वो सेटिस्फाइंग मोमेंट चाहते थे जिसमें हीरो जीतता है, बट वो तुम्हें नहीं मिलेगा। फनी गेम्स एक होम इन्वेजन मूवी नहीं है, ये एक मेडिटेशन है हमारे रिलेशनशिप के बारे में, वॉयलेंस और मीडिया के साथ। हम लोग वॉयलेंट फिल्म्स क्यों देखते हैं? हम किसी को सफ़र होते देखना क्यों इंजॉय करते हैं स्क्रीन पर? हम हॉरर मूवीज़ में ऊपर जाते हैं जब कोई मरता है, क्यों? हालांकि यही सवाल पूछ रहे हैं मूवी के थ्रू, और वो आंसर नहीं देते, वो सिंपली तुम्हें डिस्कम्फर्ट में बिठा देते हैं उस सवाल के साथ। टेलीविज़न बैकग्राउंड में हमेशा ऑन है, फिल्म में फ्लिकर करता हुआ। मीडिया कंज्यूमिंग अस कंज्यूमिंग मीडिया। किलर्स फोर्थ वॉल ब्रेक करते हैं, डायरेक्टली कैमरा में देखते हैं। तुम इंजॉय कर रहे हो, क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? ये मेटा हॉरर है, फिल्म तुम पे कमेंट कर रही है। 1997 वर्सेस 2007 वाली मूवी में क्या फ़र्क है? ऑनेस्ट आंसर, ऑलमोस्ट कुछ नहीं। कैमरा मूवमेंट्स आइडेंटिकल हैं, लाइटिंग ऑलमोस्ट सेम है, सीन्स शॉट फॉर शॉट सेम है। ऑस्ट्रियन एक्टर्स की जगह नाओमी वॉट्स और
टिम रॉथ हैं, इंग्लिश में है, ये प्रैक्टिकल डिफरेंसेस हैं, लेकिन स्टोरी, स्ट्रक्चर, शॉट्स, बीट्स सब सेम। ये जेन्युइनली अनसेटलिंग है देखना। सिर्फ परफॉर्मेंसेस का स्लाइट रिदम डिफरेंस है कभी कभी, क्योंकि एक्टर्स एग्जैक्टली सेम टाइमिंग मैच नहीं कर सके। लेकिन अदरवाइज अगर आपको नहीं पता होता तो आप नहीं जान पाते कि ये 4K रिमास्टर है। कोई अपडेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई पोस्ट 9/11 अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट नहीं, कोई मॉडर्न ऑडियंसेस के लिए चेंजेस नहीं, बट वही लेक्चर, वही मिरर, वही एक्सपेरिमेंट। हानेके ने इस सवाल का डायरेक्ट जवाब दिया है। ओरिजिनल फिल्म का इंटेंडेड ऑडियंस उसने देखा नहीं, क्योंकि वो जर्मन में थी। तो मैंने सोचा कि एक अपॉर्चुनिटी है कि वो ऑडियंस इसे देखे जिसके लिए वो ओरिजिनली बनी थी। सिंपल, डायरेक्ट। अमेरिकन ऑडियंसेस वायलेंट मीडिया के बिगेस्ट कंज्यूमर्स हैं। हॉलीवुड वायलेंट फिल्म्स बनाता है, अमेरिकन पॉप कल्चर वायलेंस को ग्लैमराइज करता है, और हैनेके का फिल्म अमेरिकन ऑडियंस के लिए एक स्पेसिफिक रिव्यू था। तो उन्होंने इंग्लिश में अमेरिकन एक्टर्स के साथ वही फिल्म दोबारा बनाई, ताकि कोई एक्सक्यूज़ ना हो, जर्मन में थी इसलिए नहीं देखा, अब नहीं बोल सकते। एंड ये काफ़ी ब्रिलियंट पैराडॉक्स भी है यहाँ पे। हानेके एक फिल्म बना रहे थे जो वायलेंट मीडिया की कंजम्पशन को क्रिटिसाइज करती है, और रीमेक करके उन्होंने इंश्योर किया कि और ज़्यादा लोग वो फिल्म देखेंगे। वो तुम्हें पनिश करना चाहते हैं वायलेंट एंटरटेनमेंट कंज्यूम करने के लिए, और पनिश करने के लिए उन्होंने एक और वायलेंट फिल्म बनाई। एक ऐसा डायरेक्टर जो खुद भी इस गेम में है, अपनी कल्पेबिलिटी से कम्प्लीटली क्लीन नहीं है। और अगर आपको दोनों वर्जन्स आपने देखे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने उसका टेस्ट लिया और आप फेल हो गए। जैसे उसने खुद एडमिट किया है, जैसे मैंने भी ये टेस्ट फेल किया, जैसे इस वीडियो में बात हो रही है। मेटा है ना, हम एक ऐसे फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं जो वायलेंस कंजम्पशन को क्रिटिसाइज करती है, जिससे और ज़्यादा लोग उस फिल्म के बारे में जानेंगे, जिससे और लोग देखेंगे। लूप कंटिन्यू होता रहेगा ऐसे। इंटरेस्टिंग एंगल ये है कि रीमेक का एग्जिस्ट करना ही एक स्टेटमेंट है। फिल्म ऑलरेडी रेफरेंशियल है अपने आप की। फोर्थ वॉल ब्रेक्स, मेटा मूवमेंट्स, एक कार्बन कॉपी का एग्जिस्ट करना एक और लेयर ऐड करता है। सिर्फ एक ऐसी दुनिया में जहाँ वायलेंस पोर्नोग्राफिक हो गई है एंटरटेनमेंट में, कोई इतना डिस्टर्बिंग फिल्म दोबारा बनाता है। रेपिटेशन, लूप एंड वार्निंग। हालांकि प्रूव करते हैं, देखो इतना ऑब्सीन कंटेंट है मीडिया में कि एक फिल्म जो वायलेंस के अगेंस्ट बनी थी वो भी रीमेक हो गई, और लोग वो भी देखने आएंगे। एक्सपेरिमेंट रन किया डिफरेंट फोकस ग्रुप के साथ, रिजल्ट सेम था। लोग अभी भी देख रहे थे मूवी को, अभी भी होप कर रहे थे, अभी भी गेम में फंसे थे। फिल्म में एक बोट का सीन भी है। अर्ली में एक नाइफ दिखाई देती है और वो नाइफ तुम्हारे दिमाग में रह जाती है, शायद कोई उस नाइफ को यूज़ करेगा, शायद एस्केप पॉसिबल है, और फिर कैजुअली, मैटर ऑफ फैक्टली नाइफ थ्रो कर दी जाती है, गॉन। ऑडियंस लिटरली चेकआउट कर जाती है उस मोमेंट पर। फिल्म जानती है ये, और आप किलर्स डायरेक्टली कैमरा में देखते हैं और रैंडमली बात करते हैं। फिलॉसफी, पोइट्री, नॉनसेंस, क्योंकि अब कोई कैथारसिस नहीं आने वाला, अब सिर्फ एंड्योर करना है। सो फाइनल थॉट्स, फनी गेम्स 1997 या 2007 दोनों में एक ही चीज़ है अल्टीमेटली। आप एक मूवी देखने आए थे, हानेके ने तुम्हें एक मिरर दिखा दिया, और अब आप उस मिरर में देख रहे हो, अनकंफर्टेबल, डिस्टर्ब्ड, मे बी एंग्री, और वही फीलिंग, वही डिस्कम्फर्ट, वही पॉइंट है। एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ रीमेक्स टिपिकली लेजी कैश क्रैप्स होते हैं, फनी गेम्स एक रीमेक है जो आपको लेक्चर देता है तुम्हारे वायलेंट एंटरटेनमेंट की क्रेविंग के बारे में, और वो लेक्चर, वो पनिशिंग, डेलिबरेटली अनसेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस उसने दोबारा दिया। सेम लेक्चर, सेम एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट पैकेजिंग। क्योंकि पहली बार आपने मैसेज शायद नहीं समझा होगा, शायद दूसरी बार समझ लो। तो नीचे कमेंट्स में बताइए फनी गेम्स के बारे में आपका क्या टेक है। क्या आप ऐसे फिल्म्स को अप्रिशिएट करते हो जो ऑडियंस को डेलिबरेटली अनकंफर्टेबल फील करवाती है? लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।